नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कार्बन व उसके यौगिक, तो हम लोग जो अभी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे अध्ययन करना चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बन क्या होता है, मतलब कार्बन किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो कार्बो शब्द से हुई है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बन के जो संयोजकता होती है वह 4 होती है, और इसलिए इसके बंध बनाने की क्षमता जो होती है वह होती है सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता। इसकी जो बंध बनाने की क्षमता होती है वह सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता होती है। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन, यह मान लेते हैं 2 परमाणु हैं, इसके मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? बनने वाला बंध कहलाता है सहसंयोजी बंध। इसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, ठीक है। अपर रूपता और अपर रूपता हम लोग समझ लिए थे, अपर रूप और अपर रूपता समझ लिए थे। फिर हम लोगों ने देखा था कार्बन के अपर रूप, और कार्बन के अपर रूपों को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है। यह हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने देखा था क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, और क्या आता है? फुलेरीन आता है। तो यह तीनों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें कोयला होता है, क्या होता है? कोयला होता है, लैंप ब्लैक होता है, और चारकोल होता है, ठीक है। चारकोल होता है। तो यह सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है कार्बन के कुछ गुणधर्म होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे किस तत्व के सबसे ज्यादा यौगिक प्राप्त होते हैं प्रकृति में, तो आप कहेंगे कार्बन के। तो यह कारण क्या है कि कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं? तो आइए उसी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे अपनी कि कार्बन के अधिक यौगिक पाए जाने के कारण। तो देखिएगा, हेडिंग बना लीजिए, कार्बन के अधिक यौगिक पाए जाने के कारण। देखिए कुछ कारण है, जैसे कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। अभी बताते हैं श्रृंखलन का गुण क्या होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो जिसे आप चतुःसंयोजकता लिख सकते हैं, चतुःसंयोजकता। इसके बाद होता है बहुल बंध बनाने की प्रकृति, बहुल बंध बनाने की प्रकृति, और तीसरा होता है इसका छोटा आकार, छोटा आकार, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 4 गुण मुख्यतः हमको जानने हैं। और यहां पे देखेंगे तो श्रृंखलन का गुण है, चतुःसंयोजकता है, 4 संयोजकता होती है, बहुल बंध बनाने की प्रकृति होती है, छोटा आकार। तो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। पहले देखिए श्रृंखलन का गुण जो है उसके बारे में समझिए। तो कार्बन जो है, कार्बन स्वयं के ही परमाणु के साथ लंबी लंबी चेन बनाकर, जुड़ते हुए लंबी लंबी चेन बना सकता है। वह खुली श्रृंखला भी बना सकता है, यानी खुली चेन भी बना सकता है, और बंद चेन भी बना सकता है। यहाँ चेन मतलब श्रृंखला। जैसे कार्बन देखिए स्वयं के परमाणुओं से इस तरह से जुड़ता है, तो यह लंबी चेन बना सकता है। और यहाँ पे आप ऐसे 4, देखिए 4 संयोजकता होती है, तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखलाओं में ऐसे बन जाता है, शार्ट में यहां बना दिया जा रहा है, आप लोग केवल समझिए, फिर बाद में तो यह सब पढ़ना ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यह बंद श्रृंखला है, इसमें एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो ऐसे श्रृंखला और बड़ी होती चली जाएगी। देखिए इस तरह से यह बंद श्रृंखला है। कार्बन की चेन ऐसे ही लंबी होती चली जाएगी और बढ़ाते चले जाएंगे, तो यौगिक नए नए मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है कार्बन में स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर, क्या जुड़कर, लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाएं निर्मित करने का गुण पाया जाता है। लंबी और कैसी? खुली। यह खुली श्रृंखला है, और यह कैसी है? बंद। तो खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण पाया जाता है, तो स्वयं के परमाणुओं के साथ ही जुड़कर, ठीक है। आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, उससे यह और स्पष्ट होगा, ठीक।
तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा क्या है? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता, अब आप बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 4 यह अन्य परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। 4 अन्य परमाणुओं से, जैसे यहां से यस से जुड़ गया, ठीक है, यहां Cl से जुड़ सकता है, ठीक, और भी कई परमाणु से जुड़ सकता है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना रहने दीजिए, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है, ठीक है। 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है, किस बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक। और यह एक गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है? बहुल बंध बनाने की प्रकृति। बंध 3 प्रकार के होते हैं, बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन ऐसा तत्व है जिसमें तीनों बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कार्बन को, कार्बन में तीनों बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। जैसे देखिए यह कार्बन में हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको लिख रहा हूं, बाद में आईपीएससी नाम जब समझेंगे तब यहाँ पे बॉन्डिंग समझ में आएगी। तो अभी देखिए कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 1 2 3 4 इसका हो गया। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध आ गया? द्विबंध आ गया, ठीक है। इसी प्रकार बात करें, यहां देखिए त्रिबंध हो जाएगा। तो एक कार्बन 3 थे और एक और आ गया, 4 हो गए, यहाँ पे 3 1 4 हो गए पहले से, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया? त्रिबंध आ गया। तो कार्बन के पास, कार्बन में तीनों बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है कार्बन बहुल बंध बनाने की प्रकृति रखता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बंध बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद क्या है? छोटा आकार। कार्बन का कैसा आकार है? छोटा आकार है, ठीक है। तो कार्बन का छोटा आकार होने के कारण जो इसमें बंध बनते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और स्थिर होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप बनाएंगे, इसके अंदर आप यह लिख सकते हैं निम्नलिखित कारण होते हैं, ठीक है। तो कारण हम केवल मेंशन कर देते हैं यहां पे। पहला कारण थोड़ा सा स्पेस लेके लिखें ताकि एक ही स्लाइड में आ जाए। तो यहां पे सबसे पहला कारण लिखेंगे श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण, ठीक। मैं सीधे लाइन में लिख देता हूं, आप लोग एक लाइन हेडिंग जब बनाते हैं तो एक लाइन नीचे से लिखते हैं, तो यहां से लिखिएगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखेंगे कार्बन में स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर, स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी, खुली एवं बंद श्रृंखलाओं के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, तो कार्बन में स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी, खुली एवं बंद श्रृंखलाओं के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। यह अन्य तत्वों में दुर्लभ है, यह अन्य तत्वों में दुर्लभ है, ठीक है। तो यह अन्य तत्वों में क्या है? दुर्लभ है, ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं है। अगला देखिएगा दूसरा। तो दूसरा क्या लिखा गया था बताइए? चतुःसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या होगा? तो लिखेंगे कार्बन के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन
होते हैं जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है के साथ सहसंयोजी, यहां पे सहसंयोजी लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध। तो कार्बन जो है 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता 4 होती है, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, इसलिए संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा लिखा क्या गया था? तो आपने देख लिया श्रृंखलन का गुण, चतुसंयोजकता, और तीसरा है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। बहुल बंध बनाने की प्रकृति, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। तो क्या लिखेंगे? कार्बन में बहुल बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है, यानी तीनों प्रकार के बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो लिखेंगे क्या? कार्बन में एकल बंध, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध कॉमा द्विबंध, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? डबल बॉन्ड, एवं त्रिबंध, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबंध तीनों प्रकार के बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिससे इसके यौगिकों में विविधता आती है, जिससे इसके यौगिकों में विविधता आती है। ठीक है, विविधता मतलब क्या हो जाएगा? कई अन्य यौगिक पाए जाएंगे, कई प्रकार के यौगिक पाए जाएंगे। ठीक है, चौथा जो कि आखिरी होगा, छोटा आकार। तो आखिरी लिखेंगे कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का छोटा आकार। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे? बिहारी का वही दोहा हो जाएगा। ठीक है, सत सैया के दोहरे, और कैसे वो होगा? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला। ठीक है, तो कार्बन का छोटा आकार, तो यह क्या हो जाएगा? तो कार्बन के छोटे आकार के कारण जो इसमें बंध बनते हैं, तो लिख लीजिएगा कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसमें बनने वाले बंध मजबूत और स्थिर होते हैं, ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और होता है कि कार्बन जो है विभिन्न क्रियात्मक समूह, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूहों के साथ जुड़कर विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए कार्बन के अधिक यौगिक पाए जाने के क्या कारण है। तो पहला कारण है श्रृंखलन का गुण। तो कार्बन में स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी खुली एवं बंद श्रृंखलाओं के निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। यह अन्य तत्वों में दुर्लभ देखने को मिलता है। चतुसंयोजकता, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है।
अगला तीसरा, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। कार्बन में एकल बंध, द्विबंध एवं त्रिबंध तीनों प्रकार के बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण या जिससे इसके यौगिकों में विविधता आती है। अगला है कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसमें बनने वाले बंध मजबूत और स्थिर होते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। तो हमारे पास अब है दूसरा जो हेडिंग, आज की दूसरी हेडिंग होगी वह है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, विटाल फोर्स थियरी। तो देखिए, तो इसका जो प्रतिपादन है जे बर्जीलियस ने किया, और इसके द्वारा यह बताया गया कि जो भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह जीव जंतुओं से बनते हैं, उसके लिए जैव शक्ति का होना अनिवार्य है। तो ठीक है, तो बाद में इसका खंडन भी किया जाएगा ओहलर महोदय द्वारा। 1828 में इसका खंडन कर दिया जाएगा। वह बना देंगे अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण कर देंगे प्रयोगशाला में, और फिर जे बर्जीलियस के सिद्धांत का खंडन हो जाएगा कि जो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता, यह कौन कहते हैं? जे बर्जीलियस कहते हैं। तो इसका खंडन कौन कर देंगे? ओहलर। कैसे कर देंगे? तो आइए समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, अंग्रेजी में लिख सकते हैं विटाल फोर्स थियरी। विटाल फोर्स थियरी, ठीक है, डिटाल नहीं है, विटाल है। ठीक, देखिए अब यहां पे देखिएगा, तो इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया जे बर्जीलियस ने। जे है, जो नहीं है, बर्जीलियस। तो प्रतिपादक लिख सकते हैं कौन है? जे बर्जीलियस। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में है क्या? तो यह सिद्धांत कहता है कि जो, या मतलब कि जे बर्जीलियस अपने सिद्धांत में बताते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कॉमा न्यूट्रल कॉमा लगा लीजिएगा, सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं से हुआ है या जीव जंतुओं से होता है, जीव जंतुओं से होता है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं निर्मित किया जा सकता। प्रयोगशाला में नहीं निर्मित किया जा सकता, नहीं निर्मित किया जा सकता। अब बेचारे जो जे बर्जीलियस हैं इतना कह के जाते हैं, तब तक ओहलर रहता है, यहां पे पूरा कर लीजिए, नहीं निर्मित किया जा सकता। तो इतनी बात जो ही ओहलर कह के जाते हैं, तब ये जे बर्जीलियस कहकर जाता है, तब तक ओहलर बैठा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल मजाक के रूप में ले रहे हैं। तो ओहलर बैठा रहता है, तब तक वह परेशान हो जाता है कि कैसे कह दिए, तो वह बना देता है यूरिया बना देता है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि जो साइनेट होता है वह कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, लेकिन जब उसी से यूरिया बना दिया गया, तो यूरिया जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे क्या होगा कार्बनिक यौगिकों के बारे में जब बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि अब ओहलर आएगा। ठीक, यहां पे अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। तो ओहलर महोदय द्वारा किया जाएगा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन तो किसके द्वारा किया गया? तो लिखेंगे ओहलर द्वारा किया गया। देखिए इस तरह से लिखते हैं, ओहलर द्वारा
किया गया। कैसे किया गया? तो प्रयोगशाला में। तो क्या लिखेंगे? ओहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4CnO अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण करके NH2CO NH2 का निर्माण करके, देखिए एक तरह से इसको हटा देते हैं अभी। अकार्बनिक पहले लिखेंगे यहां पे, ओहलर ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, अमोनियम, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम साइनेट, अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का फार्मूला क्या है? NH2CO NH2 इसे क्या कहेंगे? यूरिया का निर्माण करके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा कि ओहलर ने क्या कर दिया? प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक NH4CnO, इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक था। इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत कहता था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत का ओहलर ने क्या कर दिया है? खंडन कर दिया, 1828 ईस्वी में किया। और यहाँ पे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे प्रयोगशाला में कई कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जिसमें से दो आपके लिए जरूरी हैं, तो जान लीजिए दो। तो आपको एक जानना है, कोल्बे ने किया किसका? अब इसका मतलब कि कोल्बे ने एक कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया, उसका नाम था, आप लिख लेंगे, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल बनाया, CH3COOH। ठीक है, और एक व्यक्ति और है, उसका नाम है बर्थेलो, बोफेलो नहीं है ये, बर्थेलो है। ठीक है, तो बर्थेलो ने बनाया ये क्या कहते हैं? मेथेन। बर्थेलो ने क्या बनाया? मेथेन, CH4। तो एक बार इसको और देखिए, तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जे बर्जीलियस ने किया। इसके अनुसार किसी भी जो कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, उसके लिए जैव शक्ति का होना अनिवार्य है, यानी जीव जंतुओं का होना अनिवार्य है। इसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन ओहलर ने कर दिया। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक यौगिक कौन सा लेकर? अमोनियम साइनेट लेकर उसने क्या बना दिया? कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया, और इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे कई कार्बनिक यौगिकों का और प्रयोगशाला में क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो वहां पे कोल्बे ने जैसे बनाया एसिटिक अम्ल, और उसी प्रकार बर्थेलो ने बनाया मेथेन का, इसका निर्माण किया प्रयोगशाला में। तो इस तरह से हम देखेंगे यह क्या है। तो यह जो कार्बनिक यौगिक है, धीरे धीरे हम कार्बनिक यौगिक कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कैसे, कहां से यह प्राप्त होता है, निर्मित कैसे होता है, उसके बारे में यह जानकारी देते हैं। तो फिर हम बात करेंगे आगे कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो इसको पहले उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। तो अब हमें देखना है कि कार्बनिक यौगिक कैसे पहचानेंगे, कौन कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, आइए उनके बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो इन सभी के लिए, यानी कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक रसायन के लिए, दो परिभाषाएं जाननी पड़ेगी कि प्राचीन काल में इसे कैसे परिभाषित करते थे, और आधुनिक काल में अब हम इसे कैसे पहचानते हैं। तो आधुनिक काल में परिभाषा बदल चुकी है, तो आपको ध्यान देना है ज्यादातर आधुनिक वाली परिभाषा पर। ठीक है, लेकिन प्राचीन परिभाषा को भी ध्यान में रखना रहेगा। तो देखिएगा पहले, तो आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिक, चार्ट में देखेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब यहां पे देखिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे हम लिखेंगे प्राचीन परिभाषा और उधर लिखेंगे आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की जो प्राचीन परिभाषा है उसके अनुसार हम आइए समझ लेते हैं पहले। तो कार्बन का अगर किसी यौगिक में कार्बन का अगर एक भी परमाणु उपस्थित है तो हम कहते थे वह कार्बनिक यौगिक है। लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे किसको किसको छोड़ देना था, तो कार्बन के ऑक्साइड को छोड़ देना था, और उसके बाद छोड़ देना था कार्बोनेटों को। किसको छोड़ देना था? कार्बोनेट भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, बाइकार्बोनेट नहीं होते, यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। और उसके बाद साइनेट, अभी देखा था आपने अमोनियम साइनेट, जो कि अकार्बनिक लिखा गया था, यानी वह कार्बनिक नहीं था। तो साइनेट को छोड़ देंगे तो जो मिलेगा उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। यदि किसी यौगिक में एक भी कार्बन का परमाणु उपस्थित है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे प्राचीन परिभाषा के अनुसार। आधुनिक परिभाषा क्या कहती है, लेकिन याद रखना है प्राचीन में यह छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर छोड़ने वाली बात हम करें तो अगर कार्बन का मोनोऑक्साइड है, कार्बन का डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो यह सभी क्या नहीं कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 मान लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, यह भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है, तो यह भी K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, यह भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यह भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। साइनेट, अमोनियम साइनेट अभी आपके सामने आया, तो NH4CnO, तो अमोनियम साइनेट भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। इस तरह से हम देखें कार्बन के तो परमाणु हैं इन सब में, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के लिए कार्बन की ऑक्साइड को नहीं शामिल करते हैं, कार्बोनेटों को नहीं शामिल करते हैं, बाइकार्बोनेटों को नहीं शामिल करते हैं, साइनेट को नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अब क्या है? तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार कहा गया कि सामान्यतः हाइड्रोकार्बन और इनके व्युत्पन्नों को क्या कहा जाता है? इनके व्युत्पन्नों को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। सामान्यतः यहां पे जान लीजिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोजन को हटाकर अगर कुछ वहां पे लगा दिया जाए, जैसे यहां पे मान लीजिए आपको दिया है CH4, तो हाइड्रोकार्बन है मेथेनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, तो यह क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर 3 कर दें और एक OH लगा दें, ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। आप बॉन्ड से देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 4 बॉन्ड लगाकर यह मेथेन है, ठीक है। अगर हम एक बॉन्ड हटाकर इसका H हटाकर एक, मान लेते हैं यहाँ का H पड़ा हुआ, यहाँ H पड़ा हुआ, यहाँ H पड़ा हुआ, यहाँ OH लगा दें, ठीक है, तो यहां पर जो बनेगा उसका नाम इस प्रकार से लिखा जाएगा CH3OH, ठीक है। इसका नाम तो अभी जान लीजिए केवल मेथिल अल्कोहल होता है, बाद में हम लोग इसको समझेंगे। तो मेथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन से ही निर्मित हुआ है यह वाला भाग। हाइड्रोकार्बन में H को हटाकर अन्य जब हम परमाणु जोड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हमें मिलता है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो अभी केवल यहां पे समझिएगा। तो अब हम लिख लेते हैं पूरे तरीके से। तो प्राचीन परिभाषा क्या कहती है कि कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? तो लिखेंगे वे यौगिक जिनमें कार्बन का कम से कम एक परमाणु अवश्य उपस्थित हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यहां पे लिख देंगे कोष्टक में आगे क्या?
कार्बन के ऑक्साइडों, कार्बन के ऑक्साइडों, ऑक्साइडों, कार्बोनेटों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों व सायनेटों को छोड़कर, सायनेटों को छोड़कर, ये समझा दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आधुनिक परिभाषा क्या कहती है, तो यह भी बता दिया गया कि सामान्यतः, यहां पे सीधे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों को, इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, या कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन परिभाषा कहती है वे यौगिक जिनमें कार्बन का कम से कम एक परमाणु अवश्य उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, कार्बन के ऑक्साइडों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों व साइनेटों को छोड़कर। हाइड्रोकार्बन, आधुनिक परिभाषा क्या कहती है, हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। तो फिर हम कार्बनिक रासायन की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसके लिए भी परिभाषा देंगे, प्राचीन परिभाषा और आधुनिक परिभाषा। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कार्बनिक रासायन की। कार्बनिक रासायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें भी वही चार्ट उसी तरह बनाइए, कार्बनिक रासायन कोष्टक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा जाता है, दो शाखाओं में। तो एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रासायन और अकार्बनिक रासायन। तो उसमें देखिए जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे उसे कार्बनिक रासायन कहेंगे। तो यहां पे प्राचीन परिभाषा और दूसरी कौन सी परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा, तो प्राचीन परिभाषा के अनुसार वही लिख देना है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रासायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है कार्बनिक रासायन कहलाती है। तो लिखेंगे रासायन विज्ञान की वह शाखा, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रासायन कहलाती है, कार्बनिक रासायन कहलाती है। ठीक है, तो आधुनिक परिभाषा क्या हो जाएगी, तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसको शामिल किया जाता है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का। तो लिखेंगे रासायन विज्ञान की वह शाखा, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का, इनके लिख लीजिए या रहने दीजिए, व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रासायन कहलाती है। ठीक है,
तो यह रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषाएं। तो प्राचीन में केवल यह लिख देना था कि जिनमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, आधुनिक में जोड़ देना हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन जिसमें हो। ठीक, तो आपको आज आपने देख लिया कार्बन के कौन कौन से गुण, तो 4 गुण देख लिए जिसके कारण उसके अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो वह कौन से गुण थे, तो श्रृंखलन का गुण था, चतुसंयोजकता थी, बहुल बंध बनाने की प्रकृति थी, कार्बन का छोटा आकार था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, तो हम लोगों ने देख लिया जैव शक्ति सिद्धांत देख लिया जिसे जीजे बर्जीलियस ने दिया, और इसके अनुसार जो कार्बनिक यौगिक है उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आगे हमने देखा इसका खंडन ओहलर महोदय ने कर दिया और अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर कर दिया, प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक है, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो उसकी प्राचीन परिभाषा के अनुसार जिसमें कार्बन का कम से कम 1 परमाणु शामिल होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन हम किसको छोड़ देते हैं कि किसको छोड़ते हैं, तो कार्बन के ऑक्साइडों को छोड़ देते हैं, कार्बोनेटों को छोड़ते हैं, बाइकार्बोनेटों को छोड़ते हैं और साइनेटों को छोड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या होता है, तो वे यौगिक मतलब सामान्यतः जो होते हैं जो कार्बन यह होते हैं, क्या नाम है, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन को शामिल करते हैं। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार हम क्या कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक, या फिर कह सकते हैं वे यौगिक हटा लीजिए, आप कह देंगे कि हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों को क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो कार्बनिक रसायन की तरफ आते हैं। तो फिर प्राचीन परिभाषा के अनुसार रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। आधुनिक परिभाषा क्या हो जाती है कार्बनिक रसायन की, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।